जय हिंद साथियों। अशोका अकादमी के अशोका द एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए रोजाना की भांति हम सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट, और आज हम लेकर आए हैं ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जिसमें आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस का संकलन मिलेगा और बहुत ही आप क्लास को एंजॉय करने वाले हैं आज। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए साथियों, निम्नलिखित नोबेल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? जी साथियों, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है? हीलियम पाई जाती है, आर्गन पाई जाती है, नियॉन पाई जाती है, कार्बन पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है, हाइड्रोजन पाई जाती है। इस प्रकार से बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं, लेकिन आपने एक जो गैस है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, रेडान गैस। रेडान गैस का नाम आपने कभी भी नहीं सुना होगा। रेडान गैस का नाम आपने कभी भी नहीं सुना होगा। तो ये कहाँ पाई जाती है? तो ये कहाँ पाई जाती है दोस्तों? देखिए, जब भी कोई भूकंप आता है, जब भी कोई इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा आती है जो ज़मीन से जुड़ी हुई हो, उसी समय ये जो रेडान गैस है पृथ्वी के अंदर से जो है रिलीज होती है। ठीक है साथियों, तो रेडान गैस कहाँ पाई जाती है? पृथ्वी के अंदर चट्टानों में पाई जाती है। जब भी कभी भूकंप आता है, दरारीय उद्भेदन होता है, तो क्या है, रेडान गैस जो है रिलीज होती है। ठीक है साथियों, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका इस क्वेश्चन के लिए ठीक होगा। ऑप्शन ठीक हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 3 ठीक होगा, रेडान गैस। ठीक है साथियों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है ये आपके एग्जाम में। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? जी, पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? काहिरा में किया गया था, रियो में किया गया, डरबन, क्योटो। 4 ऑप्शन है, काहिरा, रियो, डरबन और क्योटो। जी हाँ साथियों, जो आपका पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जिसको हम अर्थ समिट बोलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन, 1992 में रियो अर्थात ब्राज़ील में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन जो है यूएसए ने 1992 में रियो ब्राज़ील में किया था, और इसमें 172 देशों ने शिरकत की थी, जिसका उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग को लेकर था। जिसका उद्देश्य जो है ग्लोबल वार्मिंग को लेकर था, बढ़ते हुए तापमान को लेकर था, वैश्विक तापमान को लेकर था। ठीक है साथियों, तो आपका जो रियो वाला ऑप्शन है, जो सेकंड वाला ऑप्शन है, वो ठीक होगा। पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है प्रथम कहाँ पर हुआ था? 1992 में रियो ब्राज़ील में हुआ था। जबकि ये प्रत्येक 20 साल बाद होता है, ये प्रति 20 साल बाद होता है। इसके बाद में सन 2002 में जोहान्सबर्ग में हुआ, फिर 2012 में फिर रियो में हुआ, 2032 में अब जो है नेक्स्ट देखते हैं कहाँ होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, जल्दी जल्दी से आ जाइए। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जी हाँ साथियों, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है, रोम में है, सिडनी में है, या फिर टोक्यो में है? आपका जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो है आपका जेनेवा में स्थित है साथियों। जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है साथियों, जबकि रोम इटली में है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया और टोक्यो आपका जो है जापान में है। आपका ऑप्शन 1 सही उत्तर होगा। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसने हाल ही में हरित गृह कृषि ग्रीन हाउस फार्मिंग प्रारंभ की है? सबसे पहले समझना होगा, ग्रीन हाउस फार्मिंग एक ऐसी व्यवस्था जिसमें कांच घर बनाकर, जिसको ग्लास हाउस बोलेंगे, छाया हाउस या स्किन हाउस बनाकर जो है पौधों के लिए जो है उचित तापमान, पानी और हवा दी जाती है। इस प्रकार की फार्मिंग के लिए जो है हम बोलेंगे ग्रीन हाउस फार्मिंग। ठीक है साथियों, इसकी शुरुआत हाल ही में कौन से राज्य ने की है? तो इसकी शुरुआत साथियों पंजाब ने की है, और ये 21 अप्रैल 2001 को पंजाब राज्य का जो समझौता हुआ इजराइल के साथ हुआ। जी हाँ साथियों, इजराइल की मदद से ग्रीन हाउस फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है पंजाब के मार्कफेड जगह पर। ठीक है साथियों, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन।
सारे क्वेश्चन अच्छे मिलेंगे आपके लिए। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र, जी पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो पारिस्थितिकी तंत्र जहाँ पर जीव निवास करते हैं, चाहे जल में भी निवास करते हैं काफ़ी गहराई तक, स्थल पर तो निवास करते हैं, पृथ्वी के अंदर कुछ गहराई तक करते हैं, और पृथ्वी के वायुमंडल में भी जीव निवास करते हैं। तो जल में भी करते हैं, स्थल में भी करते हैं, और इस प्रकार से आपका बन जाता है जैवमंडल। जी हाँ साथियों, जैवमंडल जो है जीवोम, स्थलमंडल और जलमंडल आपके जैवमंडल के भाग हैं, इसलिए जैवमंडल आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है साथियों, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है साथियों? जैवमंडल। जी हाँ, जैवमंडल, जिसको बायोस्फीयर बोलेंगे। ऑप्शन 4 सही है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। नाउ सी नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? जो किसी मानव के द्वारा बनाया गया हो, जो किसी मानव के द्वारा बनाया गया हो। सबसे पहले तो हम इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। धान का खेत, धान का खेत है, वन है, घास के मैदान है, जब झीलें हैं। ठीक है, तो इसमें जो धान का खेत है ये मानव के द्वारा निर्मित है। धान को कौन उपजाता है? मानव उपजाता है, इसलिए एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र में आएगा। वन है, घास है, झील है, ये तीनों पारिस्थितिकी तंत्र हैं, लेकिन ये कैसे हैं? ये प्राकृतिक हैं, ये प्राकृतिक हैं। ठीक है साथियों, मैं समझता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जो धान का खेत है ये कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, जबकि वन है, वन, घास और झील ये जो है आपके प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में काउंट होंगे। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। मैं समझता हूँ बहुत ही इंजॉय कर रहे हूँ क्लास के लिए। आप इसको शेयर और लाइक भी करते जाएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र। आपको प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना होगा। विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र, समुद्र, घास के मैदान, वन, पर्वत। इससे पहले आपने बृहत्तम वाला पढ़ा था, आप विशालतम वाला पढ़ रहे हैं अब। लेकिन अब इसके ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शंस को देखकर भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। समुद्र, घास के मैदान, वन, पर्वत। कई बार पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, आपके यूपी टेट और सी टेट में भी पूछा गया है ये। समुद्र, घास के मैदान, वन, पर्वत, आपको समझना होगा। देखिए कौन सा है विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र। पूरी पृथ्वी का जो है 71%, पूरी पृथ्वी का 71% भाग पर जो है जल ही जल है। 71% भाग पर जो है जल ही जल है, और उसमें जलीय जीव बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं, बहुत बड़ी संख्या में जलीय जीव रहते हैं। तो आपका विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र ना तो घास का मैदान होगा, ना ही वन होंगे, वन भी काफ़ी कम क्षेत्र पर हैं, पर्वत भी काफ़ी कम क्षेत्र पर हैं, समुद्र सबसे ज़्यादा जगह पर हैं। तो विशालतम विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा हो जाएगा? इस प्रकार से समुद्र हो जाएगा। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। जी, ये पूछा गया है, आपके प्रैक्टिस सेट में भी कई बार आया है, और आपके एग्जाम में भी आया है, आपका यूपी टेट में पूछा गया है ये। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक कौन से होते हैं? जी हाँ, प्राथमिक उत्पादक की बात हो रही है। देखिए आपकी जो जमीन पर होते हैं वो तो पादप होते हैं, जिनको पौधा कहते हैं। ठीक है, पादप मतलब पेड़ पौधे। जबकि समुद्र में कौन से हो जाते हैं? प्लैंक्टन्स हो जाते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स। छोटे छोटे मतलब जो पौधे होते हैं, छोटी छोटी वनस्पति होती है, जिसको प्राथमिक वनस्पति के रूप में भी कहा जाता है फाइटोप्लैंक्टन। जू प्लैंक्टन जो है छोटे जलीय जीव होते हैं, जबकि फाइटोप्लैंक्टन छोटे प्राथमिक उत्पादक होते हैं। ठीक है साथियों, तो फाइटोप्लैंक्टन जो है आपका मुख्य प्राथमिक उत्पादक है। आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है ठीक होगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं, प्राथमिक पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु, सर्वभक्षी जंतु तथा हरित पादप। जी हाँ साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जल्दी से रिप्लाई करिए। प्राथमिक पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं
तो सबसे पहले तो हमको देखना पड़ेगा कि पोषक स्तर होते दरअसल क्या हैं। पोषक स्तर क्या होते हैं? प्राथमिक कौन से होते हैं? पादप होते हैं। पादप, पादप को कौन खाते हैं? शाकाहारी जंतु खाते हैं, शाकाहारी खाते हैं। उसके बाद में शाकाहारी कौन खाता है? मांसाहारी खाते हैं। और फिर सर्वाहारी की बात आती है, सर्वाहारी की बात आती है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे पोषक स्तर में शुरुआत में स्टार्टिंग कहाँ से है? पादपों से है, जिसको हम हरित पादप के रूप में जानते हैं। हरित पादप मतलब पेड़ और पौधे, पेड़ पौधों के रूप में जो है आपका प्राथमिक पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। पोषक स्तर में प्रथम नंबर किसका है? पादपों का है। उसके बाद में आपका शाकाहारी जंतु का आ जाएगा। ठीक है, 1 2 3 और 4 सर्वाहारी 4th नंबर पर आते हैं। ठीक है, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। 10% का नियम किससे संबंधित है? बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जल्दी बताइए। ऊर्जा का खाद के रूप में, ऊर्जा का खाद के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर तक पहुंचना, ऊष्मा का एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में पहुंचना, पक्षियों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुंचना, या इनमें से कोई नहीं। बहुत जल्दी से रिप्लाई करें, बहुत जल्दी से प्रयास करें। 10% का नियम किससे संबंधित है? 10% का जो नियम है वो साथियों किससे संबंधित है? बहुत जल्दी बताइए। ऊर्जा का खाद के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना। आपका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ पर आप देखना होगा कि 10% का जो नियम है, एक वैज्ञानिक है लिंडमान। लिंडमान में 1942 में एक 10% का नियम दिया, 10% का नियम दिया। इनके अनुसार जो प्राथमिक उत्पादक हैं उसकी एनर्जी का प्राथमिक उपभोक्ताओं में मात्र 10% पहुंचता है, और उनको भी जो खाने वाले जो मांसाहारी जंतु हैं उनमें प्राथमिक उपभोक्ताओं का 10% पहुंचता है उनको खाने के बाद में। इस प्रकार से एक पोषक स्तर से दूसरे पोषी स्तर में 10% ऊर्जा ही जो है ट्रांसफर होती है। ठीक है, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है? बहुत जल्दी बताइए साथियों। हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस या डिकम्पोजर्स? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या अपघटक? बहुत जल्दी जल्दी रिप्लाई करिए। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषक स्तर पर पाए जाते हैं, कौन से हैं? सबसे पहले देखिए पादप हैं, फिर कौन है? प्राथमिक उपभोक्ता हैं, फिर आपके कौन आ जाएंगे? द्वितीय उपभोक्ता आ जाएंगे, फिर कौन से आ जाएंगे? तृतीय या उच्चतम आ जाएंगे। तो इसमें कौन सा आ जाएंगे? शाकाहारी। कौन सा आ जाएंगे? शाकाहारी। फिर कौन सा आ जाएंगे? मांसाहारी। फिर कौन सा आ जाएंगे? सर्वाहारी। अगर हम इस प्रकार से देखते हैं तो आपका जो है उच्चतम पोषण स्तर किसका हो रहा है? सर्वाहारी का हो रहा है, ओमनीवोरस का हो रहा है। ऑप्शन 3 आपका राइट होगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। चिपको आंदोलन संबंधित है? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पादप संरक्षण से, बाघ परियोजना से, घड़ियाल परियोजना से या पादप प्रजनन से? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? बहुत जल्दी जल्दी रिप्लाई करिए। देखिए चिपको आंदोलन जो है पादप संरक्षण से संबंधित है। चिपको आंदोलन पादप संरक्षण से संबंधित है। 26 मई 1974 को ये जो है उत्तराखंड से शुरू हुआ, और इसके प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है साथियों, इसमें वहाँ के निवासियों ने पेड़ों के कटान को लेकर विरोध किया था, और उनको पेड़ों से जो है पेड़ों के कटान के समय वो पेड़ों से चिपक जाते थे और पेड़ों को बचाते थे, बचाने का प्रयास किया था चिपको आंदोलन के तहत। 26 मई मतलब 1974। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? बहुत जल्दी बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बबूल, यूकेलिप्टिस, नीम, पीपल? जी हाँ साथियों, बबूल, यूकेलिप्टिस, नीम और पीपल। जी हाँ, कौन सा वृक्ष पारिस्थितिकी मित्र नहीं है?
पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। देखिए पारिस्थितिकी मित्र कौन सा नहीं है? पीपल तो देखो 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है, बहुत अच्छा है, ऑक्सीजन भी ये भी बहुत अच्छा है। नीम का पेड़, बबूल के पेड़ से भी ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन बात एक क्वेश्चन, एक आपका जो पेड़ आ रहा है, एक जो वृक्ष आ रहा है, कौन सा है? यूकेलिप्टिस। यूकेलिप्टिस से पारिस्थितिकी तंत्र को दिक्कत है, क्योंकि यूकेलिप्टिस जो है काफ़ी दूर तक के क्षेत्र की नमी को सोख लेता है और मतलब विपरीत परिस्थिति पैदा कर देता है, जल स्तर को डाउन कर देता है। दरअसल ये जो है ये नमी वाले क्षेत्रों में लगाने के लिए पौधा आया था, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, मतलब कोई भी यूकेलिप्टिस को लगाने लगता है जहाँ पर पानी की कमी है, वहाँ तो बिल्कुल ही इसको नहीं लगाना चाहिए। ठीक है साथियों, तो यूकेलिप्टिस जो है पारिस्थितिकी का मित्र नहीं है, जबकि बबूल, नीम, पीपल ये जो पारिस्थितिकी के मित्र पेड़ हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। मैं समझता हूँ सभी को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया बताते रहें। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। जी हाँ साथियों, एक और अच्छा क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? शांत घाटी में पाई जाती है, कश्मीर में, सुरमा घाटी में, फूलों की घाटी में। बहुत जल्दी जल्दी से रिप्लाई करिए साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। जी हाँ साथियों, सर्वाधिक जैव विविधता के विषय में बता दें, साइलेंट वैली या शांत घाटी में पाई जाती है, और ये कहाँ पर है? केरल में है, केरल में है। यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है साथियों, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ड्रग गिद्धों के समष्टि के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? देखिए पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में भी हम इस प्रकार का क्वेश्चन लेके आए हैं। कौन सी ड्रग गिद्धों की समष्टि के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? एस्पिरिन, क्लोरोक्विन, डिक्लोफिनेक सोडियम, पेनिसिलिन। बहुत जल्दी से रिप्लाई करिए, आपको मैं समझता हूँ पता होगा ऑप्शन। एस्पिरिन, क्लोरोक्विन, डिक्लोफिनेक सोडियम या पेनिसिलिन। जी हाँ साथियों, दरअसल कौन सी ड्रग गिद्धों की समष्टि के ह्रास के लिए, जो गिद्धों की घटती हुई संख्या है, इसके लिए आपकी डिक्लोफिनेक सोडियम जो है ये उत्तरदायी दवा है। क्योंकि ये कौन सी है? ये दर्द निवारक है, ये दर्द निवारक है, जो पशुओं को दी जाती है, जो पशुओं को दी जाती है। और उन मृत पशुओं को कौन खाते हैं? गिद्ध खाते हैं। इस प्रकार से जो गिद्धों की संख्या में ह्रास हुआ है। ठीक है साथियों, आपका ऑप्शन 3 सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन के कगार पर है, क्या है? उभयचर है, बोनी फिश है, शार्क है या स्तनधारी है? कौन सा है साथियों? देखिए डुगोंग नामक जो जीव है जो कि विलोपन के कगार पर है, वो स्तनधारी है, वो स्तनधारी है, मैमल। ठीक है साथियों, मैमल है या स्तनधारी है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जल्दी से बताइए। देखिए भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता कानून जो है आपका 11 दिसंबर 2002 को लाया गया। 11 दिसंबर 2002 को लाया गया। ठीक है साथियों, 11 दिसंबर 2002 को पारित हुआ था संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम। ठीक है साथियों, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की? बहुत जल्दी बताइए। ग्रीन हाउस गैसेस में कौन कौन सी गैसेस आती हैं बताइए सबसे पहले। जी, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, जलवाष्प तथा ओजोन एक ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ठीक है साथियों, और इनकी संकल्पना सबसे पहले किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 18 में जोसेफ फेवियर ने ग्रीन हाउस गैसेस की संकल्पना 1824 में की थी। ठीक है साथियों, एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसको बहुत जल्दी अच्छे से देख लें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गैस कौन सी है? यूँ तो गैसेस 6 हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, लेकिन सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गैस कौन सी है?
ये बताना है जी। तो ऐसी सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गैस कौन सी है? CO2 जी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी गैस जो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक है? ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक कौन सा है? कौन सा देश है बताइए? USA है, चीन है, भारत है, यूरोपीय संघ है? जी हाँ साथियों, कार्बन उत्सर्जक कौन सा देश है सबसे ज़्यादा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे सारे, बहुत जल्दी से रिप्लाई करिए। कार्बन उत्सर्जक देशों में सबसे ज़्यादा आगे कौन सा है? चीन है। चीन कार्बन का उत्सर्जन सबसे ज़्यादा कर रहा है। आजकल ये हट धर्मता पर उतर आया है, बहुत सारे नियमों को विश्व लेवल के तोड़ता है ये, और ये विश्व की कार्बन उत्सर्जन जो है 27% कर रहा है अकेले। जबकि सेकंड नंबर पर बात आ जाएगी आपकी USA की आ जाएगी। USA 15% उत्सर्जन करता है। यूरोपीय संघ जो है, यूरोपीय संघ की बात की जाएगी तो, या यूरोपीय यूनियन की बात की जाएगी तो ये भी 10% उत्सर्जन कर रहा है। और भारत जो है इस मामले में चौथे स्थान पर है। भारत जो है इस मैटर में चौथे स्थान पर है। कार्बन उत्सर्जन जो केवल 7% करता है विश्व लेवल की ये, ठीक है। इस प्रकार से भारत सबसे कम कर रहा है और सबसे अधिक कौन कर रहा है? चीन कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक है? तो कौन सा है साथियों? चीन है। कौन सा है? चीन है, ठीक। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और धमाकेदार और बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है। क्योटो प्रोटोकॉल निम्नलिखित से संबंधित है? वायु प्रदूषण संबंधित है, ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित है, जलवायु परिवर्तन संबंधित है, या फिर जल प्रदूषण संबंधित है? बहुत जल्दी से रिप्लाई करिए साथियों। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जी हाँ, देखिए क्योटो प्रोटोकॉल जो है जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलेंगे। वो वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है आपका क्योटो प्रोटोकॉल। ये क्योटो प्रोटोकॉल जापान में एक जो है मीटिंग हुई थी, और इसमें बढ़ते हुए तापमान को, वैश्विक तापमान पर जो है एक मीटिंग हुई थी 11 दिसंबर 1997 को, 1997 को, ठीक है साथियों। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ अवस्थित है? बहुत ही इजी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर या आयोनोस्फियर? बहुत जल्दी रिप्लाई करें साथियों। ट्रोपोस्फियर मतलब क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फियर मीन समताप मंडल, मेसोस्फियर मध्य मंडल, और आयोनोस्फियर क्या हो जाएगा? आयन मंडल। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ अवस्थित है? ओजोन परत मुख्यतः कहाँ अवस्थित है? ये पृथ्वी की सतह पर के पास में जो सबसे पहले कौन सी है? वो ट्रोपोस्फियर है। 18 किलोमीटर की हाइट तक है लगभग ये, ठीक है। इसके बाद में एक लेयर है जिसको बोलते स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल, और इसी स्ट्रेटोस्फियर का भाग है आपका ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जो है स्ट्रेटोस्फियर का ऊपरी हिस्सा है, 29 से 50 किलोमीटर की मोटाई में है। इस प्रकार से अगर हम देखें, ओजोन परत जो है मुख्यतः कहाँ पर स्थित है? बहुत जल्दी से रिप्लाई करिए। स्ट्रेटोस्फियर में स्थित है ओजोन परत, ठीक है साथियों। ऑप्शन नंबर 2 जो है सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। ओजोन लेयर किसका हिस्सा है? स्ट्रेटोस्फियर मतलब समताप मंडल का। सभी को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किससे के संरक्षण से संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हरित गृह गैसें, अम्लीय वर्षा, ओजोन परत या संकटग्रस्त प्रजाति किससे संबंधित है? बहुत जल्दी रिप्लाई करिए। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है किससे संबंधित है? देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन क्षरण से संबंधित है। ओजोन क्षरण से संबंधित है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है साथियों। और ये जो है इस पर एक मीटिंग हुई थी 1 जनवरी 1989 को। इसमें ओजोन क्षरण पर जो है बहस हुई थी। ओजोन लेयर कमज़ोर होने से पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, और पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशियर्स पिघलेंगे और समुद्री जल स्तर बढ़ेगा, ठीक है साथियों, जिससे अस्थिरता पैदा होगी, ठीक। और ओजोन क्षरण कब हो रहा है?
CFC जी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बढ़ोतरी की वजह से। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किससे उत्सर्जन हो रहा है? आपकी जो रेफ्रिजरेटर है इसकी गैस से हो रहा है, अन्य भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है साथियों, AC है। नेक्स्ट, निम्न में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं साथियों? बहुत जल्दी रिप्लाई करिए। मालवा का पठार है, पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट है या छोटा नागपुर पठार है? बहुत जल्दी रिप्लाई करिए। सदाबहार वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं साथियों। सदाबहार वनों की जो उपस्थिति है सबसे ज़्यादा पश्चिमी घाट पर है। सह्याद्री की पहाड़ियों में सदाबहार वनों की उपस्थिति है। ये रही सह्याद्री की पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट। ठीक है साथियों, और ये सदाबहार वृक्ष जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जहाँ होती है ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं। एक तो पश्चिमी घाट पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, आपकी बंगाल खाड़ी में पाए जाते हैं, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भी पाए जाते हैं। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ दोस्तों, मैंग्रोव वनस्पति देखिए कहाँ पर पाई जाती है। मैंग्रोव वनस्पति कांजीरंगा, साइलेंट वैली, सुंदरबन या हिमालय का तराई। बहुत जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जी हाँ साथियों, कौन कौन सी जगह हैं? कांजीरंगा, साइलेंट वैली, सुंदरबन या हिमालय की तराई। मैंग्रोव वनस्पति की अधिकतम जमावाड़ा, मैंग्रोव वनस्पति की जो अधिकतम जमावाड़ा है वो आपका सुंदरबन के एरिया में है और पूर्वी तट पर है। मैंग्रोव वनस्पति जो है समुद्री जल के किनारे अक्सर होती है। ठीक है साथियों, आपका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। बहुत अच्छा सभी लोग पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा कमेंट देकर बताते रहें। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं। नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है? साथियों सबसे पहले समझते हैं नागालैंड है कहाँ पर आपका। नागालैंड ये रहा आपका भूटान, और भूटान के पास में इस प्रकार से ये एक स्थिति बनी हुई है, और यहाँ पर यह है नेपाल। ठीक है साथियों, अगर हम देखें तो ये वाला जो प्रदेश है, यह है आंध्र प्रदेश, यह है आपका नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, आसाम, मेघालय। ठीक है साथियों, तो ये जो आपका जो नागालैंड की स्थिति है वो ये है। यहाँ पर बहुत सारी मतलब जो है वन्य जातियाँ पाई जाती हैं, और ये क्या करती हैं, झूम खेती को अपनाती हैं। ये दोस्तों ये झूम खेती को अपनाती हैं, जो कि तीसरे नंबर वाला ऑप्शन है। झूम खेती क्या होती है? एक जगह की पेड़ों की कटाई की, वहाँ पर कुछ समय खेती की 4-5 साल, और जब वहाँ की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है तो उस जगह को छोड़कर ये लोग चले जाते हैं और फिर दूसरी जगह पर जो है वनों की कटाई करके कृषि करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका जो क्वेश्चन है वो बोला नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं। बंजर होंगे इसलिए क्योंकि वहाँ पर जो है वनों की कटाई तेजी से हो रही है, और उसका कारण क्या है? झूम खेती है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के कुल क्षेत्रफल पर वन क्षेत्र कितना है? वन क्षेत्र साथियों, ये वन लिखा हुआ है, वाह और ना वन। ठीक है, वन क्षेत्र कितना है? तो क्वेश्चन नंबर 27 में आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 21% पर, 21%, 21.5% या 4% पर लगभग जो है वन क्षेत्र है भारत के। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है नई दिल्ली, शिमला, देहरादून, भोपाल। क्वेश्चन नंबर 28, बहुत जल्दी से रिप्लाई करें दोस्तों। देखिए, वन्यजीव संस्थान, भारतीय वन्यजीव संस्थान जो है आपका देहरादून में है, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये धान नहीं है, उद्यान है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या फिर गिर राष्ट्रीय उद्यान। देखिए ये जो है सबसे पहला भारत का कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है,
जो कि 1936 में जो है मतलब जो है इसका नाम हेली नाम था। 1936 में इसका प्राचीन नाम या प्रथम नाम क्या था? हेली था। ठीक है, हेली राष्ट्रीय उद्यान के रूप में ये जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान बना। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ? बहुत जल्दी बताइए। इस प्रकार का क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं, उत्तर प्रदेश में, असम में, गुजरात में या राजस्थान में। मैंने कहा ना लास्ट मतलब प्रैक्टिस सेट में आया था इस प्रकार क्वेश्चन। जो जंगली गधों की जो स्थिति है वो पाकिस्तान साइड में या गुजरात साइड में है, और गुजरात में जंगली गधा नाम से जो है अभ्यारण्य भी है। ठीक है साथियों, तो जंगली गधा का अभ्यारण्य कहाँ पर है? गुजरात में। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ पर है? गुजरात में है। और ये था आज के प्रैक्टिस सेट का आपका लास्ट क्वेश्चन, और इसकी आंसर्स की आगे हमने लगा रखी है। आज की स्टडी साथियों कैसी रही ये भी बताएं, और अपना कीमती सुझाव भी देते रहें, और एंजॉय करते रहें इसी प्रकार की डेली क्लासेस का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।